जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, है ना। जंगल यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, ये जमीन जो है सामने इधर है ना, और ये वाला एरिया जंगल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये बाउंड्री पर लगते हैं पिलर, ठीक है ना। और ये जैसे कि ये पिलर यहाँ बना हुआ है ना, और दूसरा पिलर कहाँ बनेगा, जहाँ पर मोड़ आएगा, कोना आएगा, है ना। ये देखो उधर बना है, वो सीधे में मतलब सीधे रहेगा जब तक के बना रहेगा वो, है ना। और मोड़ आएगा वहाँ पर बन जाएगा, थोड़ा सा भी मोड़ है। इधर ध्यान देंगे आप लोग। तुम्हारी 3-4 की जोड़ी मतलब जो है 1 2 3 4 स्टेज में डांस कराएंगे इनसे। हाँ, नाम नोट कर लिया मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। बस इनसे डांस ही होगा, डांस होगा बढ़िया। मैडम ये 4 है ना, 4 बच्चे, इनसे डांस करवाना है ना। हाँ सुनो, साइलेंस। ये क्या कहलाता है, मुनारा, है ना। इस पे नंबर लिखा हुआ है 126, है ना। 126 यानी ये मुनारा क्रमांक है ना। ये मुनारा क्रमांक स्थिर रहता है ना, हमेशा एक जैसा रहता है, स्थायी है, स्थायी है, ठीक। 126। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, ये मुनारा क्रमांक, कक्ष क्रमांक ये 1977। जैसे हमारे जो खसरा नंबर होते हैं कि नहीं निजी जमीनों पे, हमारा होता है कक्ष क्रमांक यानी कंपार्टमेंट नंबर, है ना। तो ये बहुत बड़ा एरिया जो होगा इसका कंपार्टमेंट का, तो इसके पूरे चारों तरफ में क्या बने होंगे, ये मुनारे बने होंगे, तो सीमा दर्शाता है ये। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये अक्षांश और देशांश, है ना। आप लोग अच्छे से जानते हैं किसी भी जगह का अक्षांश देशांश कभी नहीं बदलता, स्थिर रहता है ना। तो ये मुनारे को हम यहाँ से हटा नहीं सकते। अगर कोई ने गलती से हटा दिया या अवैध तरीके से हटा दिया तो हम अक्षांश देशांश देखकर उसको यहीं पर फिर स्थापित कर देंगे, ठीक है ना। और इस मुनारे को तोड़ना या हटाना अवैध रूप से, ये वन अपराध, ठीक है ना। तो ये मुनारा कहाँ लगता है, बाउंड्री पर। अक्षांश देशांश का मतलब समझते हो? देखो इसका बहुत बड़ा महत्व है अक्षांश देशांश का। अगर ये मान के चलिए कि ये जंगल बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और अगर एक सिर्फ वहाँ का एक जीपीएस पता है कि इससे मुनारे का या कहीं एक जगह का जीपीएस हमने लिखा है घुसते समय कि हम यहाँ से घुसे थे और जंगल में जाके भटक गए। फ़ोन से प्राय सबके पास रहता है, और फ़ोन में लोकेशन में अगर अपन ने उसमें जीपीएस डाल दिए, और जीपीएस डालने के बाद ये स्थिति है कि उसको अगर उसमें लेंगे तो अपन धीरे धीरे इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। एक जीपीएस का इतना बड़ा महत्व है कि आदमी उसी पोजीशन से वहाँ आ सकता है। जो बॉम्बे में इतना बड़ा अटैक हुआ था होटल ताज में, वो जीपीएस के ही माध्यम से हुआ था, क्योंकि उनने पहले से वहाँ के जीपीएस कुछ लेके रखे थे, है ना। इतनी समुद्री जगह से आते हुए वो बराबर वहाँ पहुँचे। जीपीएस का मतलब अक्षांश देशांश, कहीं का भी आप लोग सब जानते हैं नहीं, अक्षांश देशांश बदलते नहीं कभी, है ना। तो कुल मिला के ये है कि अक्षांश देशांश हमको मालूम है, तो हम कहीं जंगल में अगर गुम भी जाएं, तो हम फिर से अक्षांश देशांश उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। चलिए अपने आप गोल घेरा जल्दी से फटाफट। सब लोग शांत रहेंगे, शांत, जल्दी अपने चलना है ना। काय का पेड़, आजन का पेड़, आजन मतलब कौवा यानी अर्जुन, है ना। लोग के किनारे तो रह सकता है लेकिन पानी में नहीं रह सकता। नदी नालों के किनारे ये पेड़ रह सकता है लेकिन पानी के अंदर नहीं रह सकता, ये है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, बरगद का पेड़ कहीं है क्या आगे? नहीं है अभी। बरगद का पेड़ जो है ना, इधर ध्यान देंगे आप। अब एक और मतलब बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मनोरंजक भी है वो, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर ये जिंदा होता ये पेड़, कौन सा,
अर्जुन का, अर्जुन का पेड़ अगर जिंदा होता और उसके ऊपर ये पेड़ उग जाता, कैसा, ये वाला बरगद का, तो मालूम है ये क्या करता कि ये जड़ें जो है ना, ये जड़ें नीचे फेंकता है, तो नीचे उसकी जड़ जाती और क्या करता वो उसके आजू बाजू लिपट जाता इसके और एक दिन वो आता कि इसको पूरी तरह से वो समाप्त कर देता, जबकि ये पेड़ की उम्र में और इस पेड़ की उम्र में जमीन आसमान का अंतर है ना, तो उसको घेर के और पूरी तरह से वो समाप्त कर देता। तो बरगद का पेड़, अच्छा ऐसे ही कौन से पेड़ और होते हैं? अभी आपने एक वहाँ पर उम्बर का देखा था कि नहीं? उम्बर का भी वैसे ही जा रहा था, पाखड़ का भी वैसे ही होता है और पीपल का भी वैसे ही होता है ना। तो घेर के इनकी खासियत अगर बाद में बताएंगे अगर आगे तक। खरगोश पकड़ने का जाल लगाया क्या? ये ठीक है। जो महिला जो फर्जगार्ड है थोड़ा देख लिया करें कि आवाज नहीं करे, बात नहीं करे, है ना, उनको थोड़ा सा बार बार बोलते रहिए। शांत हो जाओ साथी, सुनो। ये हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? क्या लिखा है उसमें? दीमक का घर। ये किसका घर है? ये दीमक का। दीमक का घर है ये, ठीक है। तो दीमक ने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? टर्माइट। टर्माइट का घर है ये। घर कौन बनाता है? खुद दीमक बनाता है ना। तो इसमें कौन कौन होता है इनके परिवार में? इनका परिवार बड़ा व्यवस्थित होता है ना, और इतनी ज़्यादा संख्या में रहता है तब भी व्यवस्थित रहता है। इनका परिवार बहुत बड़ा होता है, समझ में आया ना, और बड़ा होने के बावजूद भी व्यवस्थित होता है और एक दूसरे को समझने वाला होता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो ऐसे नहीं रह सकते ना। तो इनसे क्या सीख मिलती है कि परिवार बड़ा है तब भी, अच्छा ये लोग क्या है, इनको मतलब विवेक नहीं है, बुद्धि जरूर, विवेक नहीं है इनके पास में ना, तब भी ये लोग इतना बड़ा परिवार साथ में रहते हैं। अब कैसे रहते हैं ये लोग? एक इसमें रानी होती है, रानी यानी आवाज़ नहीं, रानी होती है, क्वीन बोलते हैं उसको, है ना, क्वीन बोलते हैं, रानी बोलते हैं उसको। वो करीब करीब 4 इंच से 5 इंच लंबी होती है और 1-1.5 इंच मोटी होती है, ठीक है ना, 1 इंच 1.5 इंच मोटी होती है।
आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई, कौन है उधर? तो क्या होती है ये? इसमें एक रानी होती है और रानी का काम क्या होता है? प्रजा को प्रजनन करना, है ना। तो एक दिन में ये 2000 अंडे तक भी ये देती है। कितने? 2000 ठीक। फिर इसमें मेल और फीमेल पैदा होते हैं। कौन से? मेल और फीमेल। ठीक है। तो जो मादा होती है वो क्या होती है? वर्कर, यानी काम करने वाले। और जो मैल होते हैं वो क्या करते हैं? वो सुरक्षा करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सिपाही। सबके काम अलग अलग बटे, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, है ना। अब ये घर कौन बनाता है? दीमक बनाती है ना। ये क्या करती है कि बहुत सारी मिट्टी, ऑर्गेनिक पदार्थ ये खाती है ना, और उससे निकालती है क्या? बारीक मिट्टी निकलती है ना, ये उपजाऊ भी होती है मिट्टी। तो फिर इसको लार के साथ में ये धीरे धीरे बनाती है। इसके अंदर का सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे? क्या सुना बताओ, ध्यान से सुनो आप। ये लार से मतलब जो चिपका चिपका के घर को बनाती है। और इस घर की डिज़ाइन जो है मतलब पूरे पाइप की चैनल होती है इसमें, है ना। पाइप नुमा पूरा बहुत बड़े क्षेत्र में ये पाइप की चैनल होती है। तो ये इसकी जो डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन के कारण ये रात गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्म, यानी एसी कहते हैं ना इसको एसी, वो एसी होता है। इसका तापमान हमेशा 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करते हैं। यानी ये प्रकृति के सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। ये क्या कहलाएंगे? इंजीनियर, बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट। तो इस डिज़ाइन से बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। फिर एक भवन, एक बिल्डिंग जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? हरारे में। उसका नाम है ईस्ट गेट सेंटर। वो इसी डिज़ाइन पर बनी हुई है, ठीक है ना। उसमें एसी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, ठंडी रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये सबसे बड़े अच्छा, इनसे क्या सीखने को मिलता है भाई? ये इसके अंदर जो है दूसरे प्राणी भी अपना आवाज़, जैसे सर्प हुआ और भी दीगर जो प्राणी है, बिच्छू वगैरह, सब इसके अंदर अपना आवाज़ बना देते हैं और उसमें अपने जीवन चक्र को भी पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इनसे क्या सीखने को मिलता है कि दूसरों को भी हमको सहारा देना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा मतलब जो है इनका, इनसे संदेश मिलता है। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर सावन के महीने में यानी बरसात के दिनों में एक सबसे महंगी सब्जी लगती है। कौन सी सब्जी आती है? मशरूम, भमोड़ी बोलते हैं जिसको, है ना। तो भमोड़ी इसके ऊपर लगती है और वो बहुत महंगी होती है। हमारे जो एरिया में जितनी भी सब्जियां पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगी सब्जी यही होती है। ये 800 रुपये, 500 रुपये से लेके 800 रुपये किलो तक के बरसात के दिनों में बिकती है, ठीक है। जंगल में ये क्या काम करती है? जंगल से इससे जंगल को क्या फ़ायदे हैं? ये ज़मीन की जुताई करती है और ये जहाँ पर अच्छी मिट्टी होती है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ पर ये इसके टीले जो है बहुत ज़्यादा ये घर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से जंगल की जुताई करती है, ठीक है ना। और ये जो टीले हैं, इसके जो घर हैं, ये मेरे से भी ऊंचे रहते हैं जहाँ अच्छी ज़मीन होती है। ऐसे बन के मतलब ऐसे आपने देखे होंगे कभी, अगर टीम देखा हो तो मेरे से ऊंचे रहते हैं, है ना। इसके बारे में वेबसाइट की इच्छा है कैसे बनती है बताओ, कोई तो बताओ। प्रकाश संश्लेषण से बनती है ना। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और श्वसन में क्या करते हैं? श्वसन में इधर पे ध्यान देना पड़ता है। श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो इधर ध्यान देना। काका आप कहाँ पढ़ो? इधर
श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन दोनों की गति में, ये दोनों जो क्रियाएं होती है ना, दोनों की गति में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो श्वसन की गति से 10 गुना तेजी से होती है। कितने गुना? यदि एक ये होती है, एक तो ऑक्सीजन पैदा नहीं करता प्रमुख, ये हमारे पर्यावरण इंडस्ट्री से ठीक नहीं है। इसकी फर्नीचर, इससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है, इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, लेकिन पर्यावरण इंडस्ट्री से ये लगाना उचित नहीं है। दूसरा, इसके जो पत्ते होते हैं बहुत मोटे होते हैं, जब ज़मीन पे गिरते हैं ना तो ये ढाक लेते हैं ज़मीन को, ज़मीन पर ढाक लेते हैं, अंधेरा हो जाता है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं या वनस्पति होती है उसके नीचे की जो पत्तियां होती है तो वो उसको ढाक के रखती है और उसके अंदर वो फिर उग नहीं पाते। अच्छा, जहाँ पर ज़्यादा सागौन के पेड़ रहेंगे वहाँ पर घास भी नहीं आता, ठीक है ना, तो वहाँ घास भी नहीं आ पाता। तो सागौन जो है वैसे भी अब घास भी नहीं आ पाता और पत्ते वहाँ ढके रहते हैं, तो जहाँ सागौन रहेगा तो वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है या जैव विविधता है वो बिल्कुल कमजोर होगी, ठीक है ना। वहाँ नीचे ये सांस में बनाने वाले भी बहुत कम होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जंतु वगैरह जो है। तो इस तरह अच्छा, जहाँ बायोडायवर्सिटी कमज़ोर होगी तो वहाँ पर इकोसिस्टम भी हमारा बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो अब फिर यहाँ पर सबसे अंत में क्या आता है कि जहाँ बाग होगा वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये तो ऑक्सीजन के बारे में बताया मैंने, है ना, कि कौन से पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो इन्हीं पेड़ों को हमको कहाँ लगाना है? जंगल में भी लगाना है, लेकिन हमारे गांव में भी यही लगाना है ना। कौन से पेड़? आम, बरगद, पीपल, नीम, जामुन, महुआ भी रहता। महुआ भी अच्छा है वैसे, वो उससे दो काम होते हैं, है ना, हरे पत्तियाँ भी रहते हैं ज़्यादा दिनों तक के, और वो रोजगार भी देता है महुआ, ठीक है ना। तो ये तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि लघु अनुपज के पेड़ पौधे हमको बढ़ाना है और विभाग से मांग करना है कि ये पेड़ पौधे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगे जंगल, है ना, ताकि रोजगार पैदा हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो ऑक्सीजन वाली बात होगी। तो ऑक्सीजन दुनिया में उत्पादित करने वाले, दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले, आप लोग तो ऐसे बैठे रहे, तो जितने जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ का जो पर्यावरण है उतना ही शुद्ध होगा, ठीक है। अब तापमान की बात कर ले अपन। तापमान कैसे बढ़ता है भाई, जल्दी बताएं फटाफट, यहाँ से बिल्कुल आखिरी हमारा पड़ाव है। कुछ खास बातें ऑक्सीजन का बता दिया मैंने, पानी का बता दिया था मैंने, पानी कहाँ ज़्यादा गिरता है, फिर पानी कैसे ज़मीन में आता है ना, यही बताया। फिर उसके बाद में अब तापमान, है ना, तो तापमान कैसे कम होता है और किससे बढ़ता है तापमान, जल्दी किससे, क्या बताएं? हाँ, और बताओ। बहुत सारे कारण हैं। एक कारण कंपनी कारखाने हो गए, और भी बहुत सारे कारण हैं, बताओ सभी अलग अलग। हाँ, वो तो कारण है, वो तो उसको छोड़ दो, उसको वो तो कम हो रहा है इसलिए तो बढ़ा, लेकिन वो तो तापमान को कम करने वाले हैं। हाँ, प्रदूषण से कैसे? ध्यान से सुन लीजिए आप, उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तापमान कैसे कम होता, बढ़ता कैसे? बढ़ाने में तो जहाँ पर वृक्ष विहीन धरती हुई तो वो तापमान वो तपेगी, चाहे वह पत्थर हो चाहे मिट्टी हो, तपेगी। जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वो तपेगी, जहाँ रोड बन रहे हैं वो तपेंगे, और इससे भी तापमान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जो मतलब वृक्ष विहीन, जहाँ वृक्ष होंगे तो क्या होगा, तापमान को कम करने वाले कौन है? एकमात्र वृक्ष, जो तापमान में कमी ला सकते हैं। तो उनकी पत्तियां, अभी हम यहाँ बैठे हैं, दिख रहा है आपको, छाया है ना, तो यहाँ की धरती ना तो तप रही है और ना तापमान को ज़्यादा बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये ऊपर अपने सब पूरा, एक तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये सूर्य की किरणों से, और दूसरा
छाया कर देते हैं। कहाँ पर? जमीन पे। जमीन भी नहीं तपती, ठीक है। तो तापमान को कम करने वाले कौन है? एकमात्र पेड़ पौधे। बढ़ाने वाले जो मैंने बताया, उसके अलावा और है। हाथ जोड़ के नहीं, कुछ बताओ। और अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा तकनीकी बात नहीं कहूँगा। ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना है क्या आपने? क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस? कौन सी होती है? सबने नहीं सुना होगा, लेकिन नाम बता दे रहा हूँ मैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी इसमें कुछ गैसेस शामिल है। ये प्रमुख ये गैस होती है। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस में है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 50% यानी आधी होती है, ठीक है। ये सारी की सारी गैसें हमारे पर्यावरण में एक सीमित मात्रा में होना, इधर ध्यान देंगे, सीमित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी गैस के नाम गिनवाए है ना, और ये रहती है मौजूद। अगर ये गैसेस हमारे पर्यावरण में या धरती की सतह पे नहीं है, तो हमारी धरती का तापमान -18 डिग्री चला जाएगा। यानी यहाँ पर हमारी जो धरती है यहाँ पर रहने लायक नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा? अगर सीमित मात्रा में नहीं है, नीचे चली गई, ख़त्म हो गई, तो भी दिक्कत। अब बढ़ रही है, तो बढ़ने से क्या दिक्कत? जो ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रही है, मीथेन बढ़ रही है, ठीक है ना, सब बढ़ रही है। तो क्या करती है मालूम है गैसेस? ये जो है सूरज की जो गर्मी है ना, यानी तापीय ऊर्जा को अवशोषित करती है ना। ये सारी की सारी गैसेस अवशोषित करती है और तापमान को, धरती के पूरे तापमान को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा ये गैसेस होगी पर्यावरण में, उतना ज़्यादा तापमान हमारी पृथ्वी का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो तापमान बढ़ाने वाली कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस। और पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, है ना। तो जितना मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी, उतनी वो कम होगी। यानी जितने ज़्यादा वन लगेंगे या जितने ज़्यादा झाड़ पेड़ लगेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा और तापमान में भी उतनी ज़्यादा कमी आएगी। तो पेड़ पौधों का दो तरफ से, एक तो छाया करते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण के कारण तापमान को कम करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके भी ये तापमान को कम करते हैं, तापमान में कमी लाते हैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है अब यहाँ इतना ही, क्योंकि ये चालू हो गया ना। वन स्माइल, सब सामने देखेंगे। पुरे पाहूंगे ना मग आता कोण कोण आहे याच्यात तर एकखट्टे ह्याच्यात पाय ना. सभी लोग अपने कैप ऊपर उठाओ. हाँ ये वेरी गुड. सभी ऊपर व्हेरी गुड. अरे आता दिसून आले ना मग सप्पा खाली कुठे म्हणून टाकले हे बा कचरा गाडीतले फोटो आहे. झूम कर. चलिए इधर ध्यान देंगे आप लोग. इधर सुनिए आप लोग, सब लोग शांत. ये कुआं यहाँ क्यों खोदा गया था? पानी इकट्ठा करने, किसने खोदा? इकट्ठा करने के किसने खोदा? मतलब ये किसने, मतलब ये जो तालाब वालों ने खोदा था कि तालाब बनाने वालों ने? किसने खोदा था? किसने खोदा था भाई, जल्दी बताएं. खेत वालों ने. ये बिल्कुल बढ़िया बात बताई. यहाँ पहले खेत थे, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या थे? खेत थे. जब ये तालाब जो बना ना, तब ये खेत यहाँ पर तालाब के अंदर आ गए, ये तो कुआं भी अंदर आ गया. अब इसमें जो पानी दिख रहा है आपको, देखेंगे आप, वो वहाँ पर जो पानी है कि नहीं थमा हुआ, उसके ही ये पज्जर से आ रहा है पानी, यानी झील से आ रहा है ये पानी. यहाँ पर जब हम खड़े हुए हैं ना, तो
इधर ध्यान देंगे बेटे आप लोग। हम अब जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना, यानी कैचमेंट एरिया। उधर कहाँ है? उधर सुनने में आ रहा है क्या? इधर नहीं। जो स्पष्ट सुनाई दे रहा है उसे सुनो, वो अस्पष्ट सुनाई दे रहा है उसमें अपने कान पे जोर क्यों दे रहे हो? तो जल ग्रहण क्षेत्र, सभी लोग आप ध्यान देंगे, सभी लोग प्लीज। जल ग्रहण क्षेत्र को जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है भाई? क्या होता है जल ग्रहण क्षेत्र? बेटा, किसी भी नदी का, किसी भी नाले का जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो, क्या कह रही, उसकी परिभाषा कोई बताएगा क्या? जिस स्थान पर सभी जगह का पानी जमा। हाँ, बताओ बेटा, आप लोग बताओ। किसी या कोई दूसरा नहीं बताएंगे? किसी भी नदी का या किसी भी नाले का या किसी भी डैम का कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? नहीं मालूम? जल ग्रहण क्षेत्र से शब्द से ही स्पष्ट है कि जल ग्रहण क्षेत्र जिस नाले में जितने भी जगह का पानी आता है, मतलब जैसे ध्यान देना आप लोगों ने, ये नाला दिख रहा है ना आपको? हाँ। ये वाला, ये नाला आ रहा है, इसी पे नदी, उस तरफ वाला पानी दूसरे नाले का जल ग्रहण क्षेत्र, और ये इस नाले का जल ग्रहण क्षेत्र। किसका? ये जो दिख रहा है, जो पहाड़ वगैरह, यानी किसी भी नाले में या नदी में जितने भी स्थान का पानी आता है वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, मैं इसकी जल ग्रहण क्षेत्र की बात क्यों किया? जल ग्रहण क्षेत्र की बात इसलिए किया कि हमारे जितने भी जल ग्रहण क्षेत्र हैं पूरे के पूरे, वो सारे के सारे वनों से या झाड़ पेड़ों से आच्छादित होना चाहिए, ताकि उसमें स्वच्छ पानी आए, मिट्टी ना आए, नालों में मिट्टी ना आए, और पानी रिचार्ज हो। अभी बताया था ना रिचार्ज कैसे होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो पानी रिचार्ज होना चाहिए, तभी वो नाला ज़्यादा दिनों तक के जीवित रहेगा या जिंदा रहेगा। यानी जल ग्रहण क्षेत्र जो है ना, इसलिए बात किया मैंने। अब जैसे कि हमारी जो जाम नदी है ना, ध्यान देंगे इधर, जाम नदी है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होगा? जितना पानी जहाँ जहाँ से आता है या जितने नाले उसमें मिलते हैं, तो वो सारा का सारा उसका क्या कहलाएगा? वो जल ग्रहण क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कन्हान है, तो कन्हान में जहाँ जहाँ का पानी आता है, जिस नदी का आता है, जिस नाले का आता है, जिस पहाड़ का आता है, वो उसका सारा का सारा क्या कहलाएगा? जल ग्रहण क्षेत्र, है ना। तो जल ग्रहण क्षेत्र में हमको ये याद रखना है कि जल ग्रहण क्षेत्र में हमेशा घने वन होना चाहिए। चलिए, अपन जो फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में तो संभव है ना, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन सरकार की है। लेकिन जहाँ ज़मीन सरकार की नहीं है, निजी जो ज़मीन है, वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर जो मेड़ों पर पेड़ लगवाएंगे, है ना, मेड़ों पर पेड़ लगवाएंगे, और हमको मतलब ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारे जो नाले और नदी जो पहले मतलब जिंदा हमेशा 12 महीने रहा करते थे, वो फिर से रिस्टोर यानी फिर से बहने लगेंगे, ठीक है ना। तो जल ग्रहण क्षेत्र का ये महत्व है, हमेशा वन आच्छादित होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आराम आराम सामने देखते हुए टेंट दिख रहा है कितनी जल्दी पहुंचे। 5 8 Thank you.
भोजन के पूर्व भोजन मंत्र बोलते तो यहाँ भी भोजन मंत्र एक साथ चालू करेंगे सभी। हाथ जोड़ लो सभी। हम लोग हाथ जोड़ लेंगे। सभी हाथ जोड़ लो। अरे सभी हाथ जोड़ के भोजन मंत्र बोलेंगे, उसी के बाद खाना प्रारंभ करेंगे, है ना? तो अभी तो इधर हमारे पर्यावरण और हमारी धरती का सबसे बड़ा रक्षक है। ठीक है, हमारा मित्र है, हमारा शत्रु कदापि नहीं है। अब जो है देखिए मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ का क्या मतलब हुआ? जीवन शैली के लिए अभियान। क्या? जीवन शैली के लिए अभियान। अभियान यानी आंदोलन। आंदोलन या अभियान कब चलाया जाता है? जब कोई स्थिति, ठीक है ना, जैसे स्वच्छता अभियान। खराब स्थिति थी ना, अब स्थिति सही है, बहुत कुछ सुधर गई है, ठीक है ना। इधर मिशन लाइफ क्यों? हमारी लाइफ स्टाइल जो है या हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना। हम लोग बिल्कुल भी, कितना भी हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को या अपनी जीवन शैली को हम सुधारते हैं। तो इस संबंध में जो है कुछ बातें हैं, इसके यहाँ पर जो लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। ठीक है ना। पर्यावरण के अनुकूल क्या होगी? क्या होगी? सबसे पहले तो यही आएगा ना कि पेड़ पौधों को और वन्य जीवों को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनका संरक्षण करना है। बताया मैंने आपको कि क्यों। अभी अपन कहते ना वहाँ ध्यान इधर देंगे आप लोग, पेड़ पौधों का संरक्षण और उनका रोपण, और ऐसे पौधों का रोपण जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, छोटी छोटी बातें हैं। हमारे घर में गीला कचरा, सूखा कचरा दोनों निकलता है ना, तो उसको अलग अलग रखें हम। क्यों रखें? क्यों रखें? उधर ध्यान था इसलिए कुछ नहीं, है ना। आप लोग ध्यान दें, क्या जरा छोटा सा 5 मिनट लूंगा मैं आपका, है ना। अब इतना तो आपने बर्दाश्त कर लिया, अब थोड़ा सा 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो आप, है ना। तो
सूखा कचरा और गीला कचरा हमको अलग अलग रखना है। क्यों रखना है भाई? गीले कचरे से क्या होती है? खाद बनती है, ठीक है ना। फिर जब हम घर में बर्तन धोते हैं ना, बर्तन मांजते हैं, तो आजकल सभी लोग बर्तन मांजते हैं, महिला पुरुष दोनों, है ना। तो दोनों को ध्यान रखना कि जो भारी बर्तन होते हैं उनको पहले से फुलो कर रखते, भिगो कर रखते, है ना, ताकि आसानी से वो साफ हो जाए, ज़्यादा पानी खर्च ना हो। पानी नल की टोटी जो होती है ना, जैसे ही आवश्यकता समाप्त हो तुरंत उसको बंद कर दें, ठीक। फिर हमारे जो पंखे चलते रहते हैं, भूले नहीं कभी उसको बंद करना, बाहर निकलते हैं कमरे से। ऐसे ही लाइट जलता रहता है तो कभी ना भूले। उसके बाद रेड सिग्नल कहाँ? जब हम वाहन पर चलते हैं ना, तो रेड सिग्नल लाल बत्ती आती है, और क्या रेलवे क्रॉसिंग आती है, वहाँ पर क्या है कि हम लोग गाड़ी अपनी बंद कर दें, वाहन को बंद कर दें। उससे क्या होगा? हमारा पैसा भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, और पर्यावरण भी प्रदूषण से बचेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है जितने वाहन की आवश्यकता हो, मतलब एक घर में अगर कभी कभी क्या होता है कि 4 मेंबर है तो 4 वाहन है, 4 स्कूटी है, तो ऐसा नहीं है ना। जितनी आवश्यकता है उतने ही हम लोग वाहन रखें, ठीक है ना। प्रदूषण कम होगा इससे, ठीक है। इसके बाद जहां हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, तो वहां पर पैदल और साइकिल से जाएं, वाहन का उपयोग नहीं करें, ठीक है ना। खेतों में कीटनाशक का उपयोग ना करें, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, और बंद भी कर सकते हैं, जैविक खाद का उपयोग करें। क्यों ऐसा क्यों बताया था ना मैंने आपको। क्या क्या हो रहा है इससे? हम लोगों को भी प्रदूषित सब अनाज वगैरह मिल रहा है, जहर खा रहे हैं हम, है ना। तो भी, और मिट्टी भी, उससे मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। मिट्टी प्रदूषित हो रही है, उसके अंदर केंचुए मर रहे हैं ना। केंचुए क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है ना। तो कीटनाशक का उपयोग और रासायनिक खाद का उपयोग न करें। नदियों को प्रदूषित नहीं करें। कैसे करते हैं हम लोग? प्लास्टिक डालते हैं, पानी की बोतल फेंक देते हैं, और भी बहुत सारी गंदगी कर देते हैं। मेरा बैग ड्राइवर से बैग सच में। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें, ठीक है ना। इसके बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं, ये रिसाइकिल नहीं होता, ठीक है ना। जो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज मतलब अपघटित हो जाए, ऐसे बैग का उपयोग करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको हमारी। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने एक बार सुन चुके हैं। क्या? परसों के दिन आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा, क्या है, परीक्षा परिचर्चा ध्यान से सुना होगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी बताई। तो इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, ठीक है ना। अब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, इसके बाद में क्या बताया था मैंने? प्रो प्लेनेट पीपल, P3, इसको P3 शार्ट में क्या कहते हैं? P3, P का मतलब पीने वाली बात नहीं है, P मतलब P3, ठीक। तो प्रो का क्या मतलब हुआ भाई, कोई बताएगा? प्रो यानी क्या होगा, क्या मतलब हिंदी में? सुन रहे हैं तो सोचेंगे, नहीं सुन रहे तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। प्रो प्लेनेट बिल्कुल। प्रो यानी अच्छा, प्रो यानी अच्छा, और प्लेनेट यानी
ग्रह यानी पृथ्वी और पीपल यानी लोग। तो पृथ्वी के लिए अच्छे लोग, तो हमको क्या है, पृथ्वी के लिए अच्छे लोग बनना है, ठीक है ना। जब हम ये जीवन शैली, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएंगे, तब हम जो है प्रो प्लैनेट पीपल या पृथ्वी के लिए अच्छे लोग बनेंगे, है ना। और हमको बन के दिखाना है और ये संकल्प लेना है। आगे जब शपथ ग्रहण होगा तो इसमें आपको ये संकल्प भी दिलाया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग जो है, आपके पास चुनरी रहती है हमेशा, कभी इमरजेंसी आई तो चुनरी को अगर अपन डबल कर देते हैं तो वो वर्गाकार हो जाती है। गमछे को अगर वर्गाकार मतलब करना है तो क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, है ना, वो भी वर्गाकार हो जाएगा, डबल कर देंगे तो, है ना। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। ये देखिए आप, एक सिरा इसका ये, है ना, इसको पहले ऐसा बांधा, फिर इसका दूसरा कोना पकड़ा, इसको ऐसा बांधा, ठीक है। फिर इसके ये दोनों कोनों पकड़, दोनों कोने को पकड़ लिया, है ना। अब इसको करेंगे हम उल्टा, इसको पकड़ेंगे ऐसा। अब ये दोनों सिरों को हमने पकड़ लिया ऐसा, यहाँ पर ऐसी गठान लगा दी और इसका बनाया और ये ऐसा डाल दिया, हाँ। अब इसके अंदर ये बॉटल, 2-4 बॉटल और आ जाएगी, है ना, 2-4 बॉटल और आ जाएगी। तो वास्तव में क्या है कि ये झोला, ये बैग बनाना कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। क्या ये कब से चला रहा है, हजारों साल पहले से चला रहा है। कैसे, जो हमारे साधु संत, इतनी देर क्यों लगाई भाई बोलने में। आप लोग डांस करेंगे, है ना, ये 4 का ग्रुप जो है। तो ये इसको क्या कहते हैं, झोली, है ना। जो हमारे साधु संत महात्मा है, इसको लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा ऐसी करते हैं, इसके दम पे करते हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद। जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा, मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन, ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा घामा पमगरे गम पधनी सा, जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसके राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। बहुत ही आप लोग लाइन में जाओ।
उधर हट जाओ आप लोग। अब ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3। पहले मेरा ग्रुप नंबर 1 से प्रश्न होगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे। जिसको भी उत्तर मालूम हो तो वो अपना हाथ ग्रुप नंबर 1 से। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए हैं, बसाए गए हैं वहाँ, है ना? मालूम है आपको कि नहीं? तो ये जाम नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी, जाम नदी का उद्गम कहाँ पर है? क्वेश्चन पास, ग्रुप नंबर 2। जो पांडुर्णा जिले की जीवनदायिनी नदी है उसका उद्गम नहीं मालूम होना चाहिए, है ना? ग्रुप नंबर 3 बोलिए। वेनगंगा। वेणगंगा से? नहीं, वेनगंगा। तो वेणगंगा से निकली हो जाम? चिल्हाटी गांव से या चिल्हाटी गांव से निकली है। कहाँ से निकली है? चिल्हाटी। और जो मोही डैम बना हुआ है जो, वो चंद्रभागा नदी पर बना हुआ है। वो चंद्रभागा नदी भी कहाँ मिलती है? जाम में मिलती है। कहाँ मिलती है? जाम नदी में। ठीक है, जाम नदी